नौसेना की नारी शक्ति ने एक बार फिर से अपने पराक्रम का प्रमाण दे दिया है। समंदर की लहरों पर सवार दो जाबाज अधिकारियों ने बेपनाह चुनौतियों को पार करते हुए इतिहास रच दिया। 28 दिनों की कठिन यात्रा के बाद लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना 22 दिसंबर को न्यूजीलैंड पहुंची। अराउंड द वर्ल्ड टूर पर निकली दोनों जाबाजों की यात्रा पूरी होने में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन पड़ाव दर पड़ाव दोनों अपनी मंजिल के करीब पहुंचती जा रही हैं। नाविका सागर परिक्रमा का उनका ये दूसरा चरण है। इससे पहले पिछले साल INS-SV तारिणी में दोनों महिला अधिकारियों ने गोवा से रियो तक का सफर तय किया था। अट्ठाईस दिनों की अथाह समंदर की चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद भारत की दो जाबाज नौसेना अधिकारियों ने न्यूजीलैंड की सरजमी पर पताका फहरा किया। नाविका सागर परिक्रमा के दूसरे चरण में लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना भारतीय नौसेना की सेल बोट तारिणी में सवार होकर 22 दिसंबर को न्यूजीलैंड के लिट लटन बंदरगाह पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। इन दो वीरांगनाओं का ये समुद्री अभियान इसलिए भी अहम है क्योंकि भारतीय नौसेना के अधिकारियों की सेलिंग बोट से दुनिया की ये पहली परिक्रमा है और ये यात्रा इसलिए भी चुनौतियों से भरी है क्योंकि इस यात्रा के दौरान INSV तारिणी सिर्फ हवा की मदद से चल रही है। इस दौरान किसी इंजन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। दोनों नौसैनिक अधिकारियों के इस शानदार उपलब्धि पर नौसेना के प्रवक्ता ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बधाई दी। नौसेना प्रवक्ता ने लिखा, INSV तारिणी 28 दिनों में फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया से 3550 नॉटिकल मील यानी करीब 6500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 22 दिसंबर 2024 को न्यूजीलैंड के लिट लटन हार्बर पहुंची। तेज हवाओं और लहरों से पैर चुनौती दे रहे थे। चालक दल का स्वागत HCI वेलिंगटन के प्रतिनिधियों, डिफेंस अताशे, रॉयल न्यूजीलैंड नेवी और माओरी समुदाय के सदस्यों ने किया। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना 56 फीट लंबी INSV तारिणी पर सवार होकर पृथ्वी की दोहरी परिक्रमा अभियान कर रही हैं। अपने नौकायन अभियान के दूसरे चरण में दोनों अधिकारी 9 नवंबर को 39 दिनों की यात्रा तय करके ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमेंटल बंदरगाह पहुंची थी, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। 24 नवंबर को दोनों महिला अधिकारियों ने फ्रीमेंटल से न्यूजीलैंड के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी और 5 दिन बाद 29 नवंबर को दोनों ने INSV तारिणी से केप लीविन को पार किया, जो दक्षिणी महासागर का प्रवेश द्वार है और जिसे अक्सर दुनिया का किनारा कहा जाता है। मजबूत हौसलों और हिम्मत के बलबूते लहरों से टकराने की इनकी यात्रा की शुरुआत 2 अक्टूबर को गोवा से हुई थी। अब तक इन दोनों जाबाज महिला अधिकारियों ने 8450 नॉटिकल मील की दूरी तय की है। नौसेना के मुताबिक इस 28 दिन की नॉन स्टॉप यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना की जोड़ी ने शांत से लेकर गंभीर मौसम की स्थिति का सामना बड़ी दिलेरी से किया। इन दोनों जाबाज महिला अधिकारियों का यह सफर नाविका सागर परिक्रमा अभियान का दूसरा चरण है। इससे पहले पिछले साल नाविका सागर परिक्रमा के पहले चरण में इन दोनों सैन्य अधिकारियों ने समंदर में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने पिछले साल INS तारिणी में गोवा से रियो तक का सफर तय किया था। वापसी की यात्रा पूरी करने पर इन्होंने करीब 18,000 नॉटिकल माइल्स का सफर पूरा किया था। अब अपने जज्बे और हौसले से इन दोनों सैन्य अधिकारियों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। न्यूजीलैंड के बाद ये दोनों महिला कमांडर साउथ अमेरिका के केप हॉर्न और साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पोर्ट से होते हुए वापस गोवा लौटेंगी। इस पूरे अभियान के दौरान इन्हें 21,600 नॉटिकल माइल्स की यात्रा करनी है। जाहिर है इस पूरी यात्रा में इन्हें अभी महीनों का समय लगना है। यात्रा का हर एक लम्हा आगे भी चुनौतियों से भरा होगा। बेरहम मौसम समंदर में कदम कदम पर इनका इम्तिहान लेगा, लेकिन यकीन है कि पहले की तरह भारतीय नौसेना की ये दोनों जाबाज अधिकारी लहरों को चीरते हुए अपना मुकाम हासिल जरूर करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए अब बात दिल्ली वाली सर्दी की। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हल्की बारिश के बाद पारा लुढ़कने का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से दिल्ली और आसपास के राज्यों में सर्दी का एहसास और बढ़ गया है। खास बात यह है कि आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ने वाली है। क्रिसमस और न्यू ईयर पर ठंड के साथ कोहरे का भी असर दिख सकता है। दिल्ली में बूंदाबांदी के साथ जब ठंड ने तेवर दिखाए तो लोगों को शीतलहर का एहसास होने लगा। दिल्ली और आसपास के तमाम इलाकों में आज दिन की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हुई। बारिश की ये बूंदें अपने साथ लुढ़कते पारे का पैगाम लेकर आई थी। सुबह से ही सिहरन वाली ठंड ने लोगों को दिल्ली वाली सर्दी का एहसास करा दिया। मौसम विभाग की माने तो इस पूरे हफ्ते दिल्ली में सुबह और रात में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। ये साल का संभवतः वो समय है जिसका बहुत सारे लोगों को इंतजार रहता है और कई लोग चाहते हैं उत्तर भारत में कि नहीं ऐसा समय ना आए। ठंड बढ़ गई है आज से और जो न्यूनतम तापमान है वो और नीचे गिरेगा और उसकी वजह है मौसम में ये बदलाव। आज जो आप बादल देख रहे हैं दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में, उसके साथ साथ हल्की बरसात यानी रिमझिम फुहारों के साथ मौसम सुहावना नहीं और ठंडा हो गया है। यानी जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था कि क्रिसमस के बाद से यानी 25 दिसंबर के बाद से जो तराई के इलाके हैं, चाहे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये इलाके हों, वहां ठंड बढ़ जाएगी, आपको दस्तानों की जरूरत पड़ेगी और आज सुबह से वो ठंड महसूस हो रही है। हालांकि विजिबिलिटी पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है, कोहरे का समय संभवतः अभी आगे आना बाकी है, लेकिन हाँ चूंकि सुबह से कई इलाकों में छिटपुट बरसात हो रही है और धीमी बरसात के बाद ये जो ट्रांजिशन फेज होता है उसके बाद अचानक से आप देखेंगे कि ठंड बढ़ जाती है। यानी पहाड़ी इलाकों पर आप बर्फबारी देखेंगे तो मैदानी इलाकों पर तापमान नीचे गिरेगा। अगले कुछ दिन अब ठंड का सितम होगा, खासकर तराई इलाकों में। लेकिन बहुत लोगों को इंतजार भी रहता है क्योंकि अब त्योहारी मौसम शुरू हो गया, क्रिसमस से लेकर के नए साल तक का। तो ये भी एक मौका होगा कि गिरते तापमान में, गिरते पारे में, बढ़ती ठंड के बीच आप नए साल का लुत्फ उठाएं। आने वाले दिनों में दिल्ली में ठंडी हवाओं के चलने से दिन के तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। इस पूरे हफ्ते अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। बदलते मौसम में लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, लोगों से भी जाना बहुत जरूरी है। कहाँ से आए सर सबसे पहले? हम आए हैं महाराष्ट्र से आए। जलगांव। कैसा लग रहा है यहाँ का? मौसम तो यहाँ से बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा है। आज की सुबह की बारिश इतनी अच्छी हुई और मौसम में इतना अच्छा बदलाव आया कि दिल्ली में रौनक आ गई और लोग सभी घूमने बाहर निकले। दिसंबर की शुरुआत में कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। सर्दी की शुरुआत के लिए पहाड़ों की ये बर्फबारी बेहद अहम मानी जाती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से शुरू हुई बर्फबारी से ठंडी हवाएं उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के हिस्सों में फैलने लगी हैं। इससे तमाम राज्यों में शीतलहर जैसे हालात बन गए हैं। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और यूपी में भी कई जगहों पर बारिश हुई है। बारिश के साथ साथ इन राज्यों में भी कोहरे का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के राज्यों में भी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा के कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार भी हैं। आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजधानी प्रदूषण अभी भी गंभीर स्थिति में बना हुआ है। आज हल्की बूंदाबांदी होने से प्रदूषण पर इसका कुछ खास असर नहीं हुआ, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 26 दिसंबर से अच्छी बारिश दिल्ली में हो सकती है, जिससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि शीतलहर और ठंड भी जबरदस्त होनी शुरू होगी। देखिए हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह की रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर सीजन की पहली बारिश ने मौसम को हल्का कर दिया है, ठंडा कर दिया है और ठंड ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से तस्वीरों में इस वक्त आपको साफ तौर पर स्थिति दिखाई देगी कि इस बारिश की वजह से ज्यादा असर नहीं पड़ा और अमूमन एक तरह से विजिबिलिटी थोड़ी कम हुई। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि जो वाहन हैं उनको अपने हेडलाइट जला करके आगे चलना पड़ रहा है। और खास तौर पर अगर बात करें तो आपको दूर दूर तक सिर्फ बादल दिखाई देगा आसमान
में, और यहाँ पर जैसे ही सूरज निकलता है बादल उसे ढक देते हैं, और इन्हीं बादलों की वजह से जो बारिश का इम्पैक्ट रहा वो उतना नहीं रहा। और सबसे खास बात यही है कि बादल ही वो वजह है जिसके जरिए जो मिनिमम टेम्परेचर है वो ज्यादा घट नहीं पाया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये भी कहता है कि जब ज्यादा बारिश होगी तब मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट आने की संभावना मौसम विभाग ने जतलाई है। हालांकि पूर्वानुमान ये भी कहता है कि दिल्ली में जो ठंड है वो क्रिसमस यानी 25 दिसंबर के बाद महसूस की जा सकेगी, क्योंकि 26 से दिसंबर के अंत तक भी पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जतलाई है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रदूषण इतना असरदारक नहीं हो पाया और बारिश पर उसका खास असर ज्यादा नहीं हुआ, और यही वजह है कि अभी भी सीवियर कैटेगरी में प्रदूषण बना हुआ है। और जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि जब बारिश ज्यादा होती है तो उसका सीधा सीधा असर प्रदूषण पर भी पड़ेगा। लेकिन खास बात यही है कि इस बारिश ने और सीजन की पहली बारिश ने ठंड के एहसास को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अनुराग सक्सेना के साथ राम किंकर सिंह, प्रगति मैदान। तो देखा आपने प्रगति मैदान में कैसा हाल है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के दिल इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर कैसा हाल है बताएंगी हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा। मनीषा का रुख कर लेते हैं। मनीषा, कैसी तस्वीर आप देख पा रही हैं? पीछे कुछ पर्यटक भी देख पा रहे हैं जो लोग दिल्ली की सैर करने आए हैं। क्या कह रहे हैं, आज का मौसम कैसा है? शुभम, दिल्ली वालों के लिए तो वाकई में ये गुड न्यूज है, और हमारे गुड न्यूज टुडे पर भी ये गुड न्यूज दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ठंड तो थी, ठंड तो पड़ गई है, लेकिन एक दिन के समय में भी वो गर्माहट का जो एहसास है वो लगातार हो रहा था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो सुबह से दिल्ली एनसीआर में अलग अलग इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है। 15 डिग्री जो है इस वक्त का तापमान है, और इंडिया गेट की तस्वीर आप खुद देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ जो है इस वक्त नजर आ रही है। लोग जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे नजर आते हैं, हमेशा चाहे सर्दी हो गर्मी हो, लेकिन आज बात ठंड की हो रही है। और ठंड ऐसी है कि आप देख सकते हो आपको सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे स्कूली छात्र जो है वो नजर आने वाले हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल की वैसी ही 1 से 15 तक की जो है छुट्टियां पड़ने वाली, तो उससे पहले अब ये विंटर वेकेशन से पहले जो है बच्चों को पिकनिक में लाया गया है। तो इंडिया गेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे पिकनिक के लिए आना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि हर किसी को लगता है यहाँ चिल्ड्रंस पार्क भी है, तो तमाम चीजें यहाँ तमाम टूरिस्ट जो है मिलने वाले लोग भी हमारे साथ है, उनसे भी हम जानेंगे कहाँ से आए। सबसे पहले आप ये बताइए। मैडम, मेरा नाम विजय कुमार है और पंजाब से आया हूँ मैं। पंजाब में भी तो दिल्ली जैसा ही हाल है, सेम मौसम चल रहा था? हाँ जी, नहीं वहाँ ज्यादा ठंड है, इससे थोड़ा ज्यादा ठंड है। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे दिल्ली की ठंड कैसी लग रही है? ये भी तो नॉर्मल है बिल्कुल। अभी दिल्ली की ठंड नॉर्मल लग रही है। आप भी पंजाब से आए? हाँ जी, पंजाब से आए जी, हाँ बोर से। लेकिन आज से बूंदाबांदी शुरू हो गई है और तापमान में थोड़ी कमी जो है वो देखी गई है। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगने हाँ भी मौसम एकदम बढ़िया है जी, एकदम बढ़िया नाइस है जी, एकदम बढ़िया मौसम। आप बताइए। गुड है, मौसम मौसम है, लोग बहुत खुश हैं, चेहरे की खुशी बता रही है। और तापमान की अगर मैं बात करूं शुभम, तो हमने मौसम वैज्ञानिकों से बात करी, उनसे जाना कि कुछ डिग्री की कमी आएगी, लेकिन जिस चीज की हम बात कर रहे हैं शीतलहर हम अभी बोल नहीं सकते, वो इसलिए क्योंकि ये कोल्ड डे में आता है, जिसके अंदर सुबह शाम जो रातें ये सब होती है, ये सभी में तापमान में थोड़ी थोड़ी जो है डिग्री गिरावट आती है। तो अगर मैं बारिश की बात करूं तो मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि बारिश आज की है, कल से मौसम में गिरावट तो जरूर रहेगी, लेकिन बूंदाबांदी कम ही नजर आएंगी। आप बताइए मैम, आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए आप? कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर में तो मौसम एकदम ही अलग है। हाँ, है। यहाँ पे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। हाँ, यहाँ पे कश्मीर से लोग जो आए उनको भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मौसम वाकई में जो है बहुत ही ज्यादा सुहाना हो गया है। 12 बजे 12:30 का समय है, सूरज भगवान जी निकले हुए हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, कर्तव्य पथ पर जितने लोग मुझे नजर आ रहे हैं उससे ये तो साफ हो जाता है कि जो दिल्ली वाले हैं और दिल्ली में आने वाले लोग हैं वो इस मौसम को एंजॉय बहुत कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर का वक्त है, उसके बावजूद भी लोग अपने घरों से निकले हुए हैं और बड़ी संख्या है लोगों की, जो मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए, दिल्ली में आने वाले दिनों में कैसा मौसम का मिजाज रहेगा, कब और कहां बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, शीतलहर के क्या हालात रहेंगे, आइए जानते हैं मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही मौसम ने करवट ले ली और लगातार बूंदाबांदी की वजह से तापमान में भी गिरावट थोड़ी दर्ज हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश कुमार इस वक्त है। सर, दिल्ली में वो ठंड आ गई जिसका लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार था, लेकिन कब तक ये ठंड रहने वाली है? देखिए, इसका रीजन क्या है कि थोड़ा आज बूंदाबूंदी भी हो रही है और
ये आप देख सकते हैं कि बूंदाबूंदी का रीजन आप एक जहां क्लाउड पैच देख रहे हैं, ये एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और जिसका प्रभाव पूरे हिमालयस पे है, प्लेन्स पे भी है, जिसके कारण प्लेन्स पे बूंदाबूंदी हो रही है, हिमालय में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल हो रही है और इस सिस्टम का जो प्रभाव है वो आज तक ही रहने वाला है। इसके बाद स्पेसिफिकली एनसीआर दिल्ली की बात करें या पंजाब हरियाणा की बात करें तो सिस्टम आगे होने के बाद जो विंड्स हैं वो थोड़ा नॉर्थ वेस्टर्ली होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो थोड़ा टेम्परेचर्स में डिपिंग आएंगी। लेकिन अगर मैं बारिश की बात करूं तो बारिश सिर्फ आज के लिए है, कल से वापस से वही मौसम। हाँ, बारिश की बात करें तो बारिश मेजरली आज ही है। उसके बाद एक और सिस्टम आ रहा है, वो 27 से है। 27 के बाद हो रहा है कि जहां एक ईस्टर्लीज का प्रभाव आ रहा है, उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो इसके बाद क्या है कि जो पूरा सेंट्रल इंडिया, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उस समय थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म एक्टिविटी होने का हमारा अनुमान है, वो एक काफी एक्टिव सिस्टम रहेगा। लेकिन अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों की 2-3 दिनों की बात यह है कि आज के बाद ये सिस्टम जैसे आगे निकलेगा, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड रहेंगी, स्पेसिफिकली नॉर्थर्न पार्ट ऑफ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा, इसमें टेम्परेचर्स की डिपिंग आएगी और जहां पे पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आने वाले 2-3 दिनों में कहीं ना कहीं आइसोलेटेड डेंस फॉग हो सकते हैं। सर पिछले सप्ताह पूरा जो था हवा की जो गति थी धीमी होने की वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा था, तो अगर मैं हवा की गति की बात करूं तो वो अब पहले से ज्यादा रहेगी, स्पीड उसकी अब तेज रहेगी? देखिए, हवा की गति की बात करें तो यार नॉर्थर्न पार्ट में थोड़ा हवाएं रहेगी, लेकिन इतनी तेज हवाएं आने का अनुमान नहीं है, क्योंकि जनरली हम क्या है ना, जैसे अभी मैंने बताया कि सिस्टम 27 के जो सिस्टम आ रहा है उसके बाद क्या है कि ईस्टर्लीज आ जाएंगी और जहां भी हवाएं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने का अनुमान नहीं है। अच्छा, अगर पहाड़ी राज्य की बात करूं तो वहां पर शीतलहर का जो है ऑरेंज अलर्ट पहले से आप लोगों की तरफ से जारी किया गया है, तो तापमान वहां पे कैसे रहने वाला है? बारिश की भी आसार वहां पे रहेंगे? देखिए, जैसे हिमालय की बात करें, सबसे पहले वेदर एक्टिविटी की बात करें, जैसे अभी भी आपको क्लाउड्स दिखाई दे रहा है, जे लाइट मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल देगा। इसके बाद जो सिस्टम आगे निकलेगा उसके बाद 27 से एक दूसरा सिस्टम आ रहा है, उसके प्रभाव से भी जहां लाइट मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल रहने का अनुमान है। लेकिन जैसे इन बिटवीन क्या रहेगा, जैसे जो सिस्टम आगे जाता है तो हवाएं जो है नॉर्थ वेस्टर्ली रहेंगी और उसके कारण हिमालय के भी टेम्परेचर्स डिप कर सकते हैं, जिसके लिए वहां हमारा स्पेसिफिकली हिमाचल के लिए अनुमान है वहां कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव कुछ दिन रह सकते हैं। और जिंदगी का कोई भी पहलू अब एआई से अछूता नहीं रहा है। अपने इस खास सेगमेंट में हम आपको रोजाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं आज की एआई स्टोरी पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये रोबोट फुटबॉल का पक्का खिलाड़ी है। इसे आप धक्का देकर गिरा तो सकते हैं, लेकिन ये खुद उठना जानता है। चाहे आप लाख कोशिशें कर लें, लेकिन ये रोबोट कभी हारता नहीं है। हर बार गिरकर ये फौरन खड़ा हो जाता है। इसकी एआई की तकनीक इसे हर हाल में उठने की ताकत देती है। उठने के लिए किस पैर पर जोर लगाना है, हाथ कहां रखना है, ये रोबोट खुद तय करता है। ये सिर्फ उठकर ही नहीं, ये उठकर गोल मारना भी बखूबी जानता है। अमेरिका में भारतीय मूल के बिजनेस लीडर श्रीराम कृष्णन को अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पॉलिसी एडवाइजर चुना है। ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि श्रीराम कृष्णन नई तकनीकों के माध्यम से एआई क्षेत्र में अमेरिका की नेतृत्व क्षमता को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कृष्णन माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और ट्विटर में अहम पद पर रह चुके हैं। श्रीराम कृष्णन अब ट्रंप सरकार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी पॉलिसी में अपना योगदान देंगे। और चलिए अब वक्त लंच टाइम स्पेशल का। लंच टाइम में अब वक्त है जायके का। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां आजादी के समय की एक दुकान आज तक पकौड़े का जायका लोगों को सर्व कर रही है। इसका नाम है खानदानी दुकान, जिसकी तीसरी पीढ़ी जायके का ये बिजनेस चला रही है। यहां पकौड़ों के करीब 16 स्वाद आपको चखने के लिए मिलेंगे। देखिए, The authentic taste of Sarojini Nagar.
खानदानी पकौड़े। आज से 10 साल पहले शायद यहाँ पे आई थी, तब मैंने थोड़े से पकौड़े टेस्ट किए थे, लेकिन आज वाकई इसका टेस्ट वैसा ही है जैसा कि हमने तब टेस्ट किया। देखिए, जितने स्वाद दिल्ली के खाने हैं ना, उतनी ही इंटरेस्टिंग इनकी कहानी है। कहानी बनाने वालों की भी और कहानी खाने वालों की भी, और कहानी उस स्वाद की भी। आज जो स्वाद मैं आपको चखाने वाली हूँ वो बहुत पुराना स्वाद है। 1947 में पार्टीशन हुआ। पार्टीशन होने के बाद कैसे एक परिवार यहाँ पर सरोजनी नगर में आके रोजमर्रा के लिए कमाने के लिए निकलते थे। एक छोटा सा ठेला लगाया करते थे पकौड़े का, और वो किस तरीके से ठेला एक बड़ी सी खानदानी दुकान में तब्दील हो गया। मैंने आपको बताया ना कि खाने वालों की कहानियां भी बहुत है, खिलाने वालों की कहानियां भी बहुत है। तो ये है खिलाने वाले। 3rd पीढ़ी इनकी चल रही है। 3री पीढ़ी? हाँ जी, 3री पीढ़ी है। मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, फादर ने किया, ब्रदर ने किया, मैं कर रहा हूँ। 4 पीस हैं, लेकिन ये सोया स्टिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। प्याज है, पनीर है, बैंगन। सबसे ज्यादा डिमांड किस पकौड़े की होती है? सारे डिमांड है। जो हमारे यहाँ बैंगन खाने आता है वो बैंगन ही खाता है, जो प्याज खाने आता है वो प्याज ही खाता है। और चटनी की क्या खासियत है? चटनी आप खाएंगे पता लगेगा, चटनी आपको ऐसी कहीं नहीं मिलेगी। हैवी पकौड़ा प्लेट रेडी है। सो लेट्स ट्राई कौन सा पकौड़ा का टेस्ट कैसा है, और फिर जरा लोगों से भी बात करेंगे। तो दिस इज द सोया पकौड़ा जो नया इंट्रोड्यूस आपने कहा। कितने साल हो गए इसको इंट्रोड्यूस किए हुए? 3 साल हो गए इसको। डिमांड बिल्कुल ओके है इसकी, हर टाइम डिमांड में रहता है। और कौन कौन से पकौड़े वो भी दिखाइए। ये मेथी पालक प्याज है, गोभी है, आलू है, आलू मटर दाल है, सोया चाप है, पनीर पकौड़ा है, प्याज पकौड़ा है, बैंगन पकौड़ा है, हरी मिर्ची है, ब्रेड पकौड़ा है, दही कबाब है। एक गुजराती आइटम है, बहुत अच्छी आइटम है। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि पकौड़े पंजाबियों के फेवरेट होते हैं, पर आपने तो गुजरात टेस्ट भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो आपको गुजराती टेस्ट मिलेगा, पंजाबी टेस्ट मिलेगा, एंड आपको यहाँ का फ्यूजन भी मिलेगा, यानी कि फ्यूजन पकौड़ों का भी आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया पकौड़ा, डिफरेंट वैरायटी ऑफ पकौड़ा। वैसे तो कहते हैं कि लोई अपनी दुकान का सामान कभी नहीं खाता, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट पकौड़ा कौन सा है तो बताइए। मेरा फेवरेट पकौड़ा, मैं सब पकौड़े चेक करता रहता हूँ, सब खाता रहता हूँ। कभी बैंगन खाता हूँ, कभी कमल ककड़ी खाता हूँ, कभी प्याज खाता हूँ। एक फेवरेट बताइए आपका। मेरा फेवरेट पकौड़ा करेला है। करेला, जो कि आज आप हमें टेस्ट करवाने वाले करेले का पकौड़ा आपने कभी सुना नहीं होगा। अच्छा, उसमें फिल करके बनाते हैं या फिलिंग होता है? उसमें मसाला, पहले कच्चे करेले को उबाला जाता है, उसमें काट के मसाला डाला जाता है, फिर तला जाता है उसको। नेक्स्ट टाइम करेले का पकौड़ा खाने जरूर आऊंगी। तो इस बार के लिए बाकी पकौड़े, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ तो छोड़ना चाहिए कि हम आए, कुछ और वैरायटी। तो एंड नंबर ऑफ पकौड़ा बहुत अल्टीमेट है। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे पकौड़े खाते हुए? मुझे खाते हुए कम से कम, जब से नौकरी करने जाते थे, जो बार टेलीफोन एक्सचेंज में थे, यहाँ बस से उतरते थे, उतरने के बाद घर जाते थे पैदल, तो यहाँ से पकोड़े खा के चले जाते थे। आप ये हिसाब लगा लीजिए, मैं तो, मेरी उम्र 77 है, मैं तो
बहुत पुराना यहाँ पर। चाय के साथ पकौड़े की वैरायटी एंड उसी के साथ साथ अगर आप मीठा भी खाना चाहे तो आपको गाजर का हलवा एंड गुलाब जामुन भी यहाँ पे मिल जाएंगे, जिनका अपना अलग टेस्ट है। और संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा रविवार को परिवार के साथ दिल्ली कनॉट प्लेस में मौजूद एक रेस्टोरेंट पहुंचे और लंच का लुत्फ उठाया। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर ये लंच की तस्वीरें साझा की है। तस्वीरों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटी मिराया और सास मॉरिन वाड्रा भी छोले भटूरे का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। राहुल गांधी ने लंच की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लोगों को सीपी आने पर छोले भटूरे ट्राई करने का संदेश दिया। आपको बता दें कि रेस्टोरेंट अपनी समृद्ध पाक कला विविधता के लिए जाना जाता है और खास तौर पर अपने छोले भटूरे के लिए मशहूर है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं संगम नगरी में, जहां कुंभ के रंग बिखरने लगे हैं। साधु संतों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। कुंभ में आस्था के सबसे बड़े आकर्षण 13 अखाड़ों का नगर में प्रवेश का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। रविवार को महाकुंभ के लिए श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़े ने पूरी भव्यता और शाही अंदाज में महाकुंभ नगर में प्रवेश किया। जगह जगह श्रद्धालुओं और महाकुंभ प्रशासन ने पुष्प वर्षा कर अखाड़े के संतों का स्वागत किया। इस बीच श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़े ने अपने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी जी की अगुवाई में अपनी छावनी में प्रवेश किया। महाकुंभ में अब महज 20 दिन बाकी हैं। 20 दिन बाद 13 जनवरी को संगम के तट का नजारा बेहद अलग और खास होने वाला है और प्रयाग नगरी से आ रही इन आकर्षक तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई इस बार का कुंभ बेहद अनोखा और अलग होगा। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शाही अंदाज में अलग अलग अखाड़ों के जो संत हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी ये बताने के लिए काफी है कि कैसे प्रयागराज में धर्म ध्वजा लहरा रही है और तीसरी जो तस्वीर है वो नागा साधुओं की है। तो अलग अलग अखाड़े के जो साधु संत हैं उनकी टोली है वो प्रयागराज पहुंचना शुरू हो गई है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि जब पहला शाही स्नान होगा तो तस्वीरें भव्य और दिव्य होंगी। ये अद्भुत रंग है महाकुंभ में श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़े की पेशवाई के। इस अखाड़े ने पूरे शाही अंदाज में रविवार को जब कुंभ क्षेत्र में अपनी छावनी में प्रवेश किया तो यहाँ की छटा देखते ही बनी। रथ, घोड़े, ऊंट और बग्गियों पर सवार होकर ढोल, नगाड़े और शंखनाद के साथ अखाड़े के साधु संत छावनी तक पहुँचे। साधु संतों की इस पेशवाई को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में भीड़ जमा रही और लोग इस अद्भुत क्षण की तस्वीरें लेते दिखे। नागा साधुओं के साथ बड़ी संख्या में साधु संतों के इस जुलूस का जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। शरीर पर भस्म भभूत के साथ चंदन और तिलक लगाकर साधु संतों का जत्था हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ता रहा। छावनी प्रवेश यात्रा में सबसे आगे अखाड़े की धर्म ध्वजा फहरा रही थी तो उसके पीछे श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़े के आराध्य देव भगवान गणेश की पालकी चल रही थी। इसके पीछे नागा सन्यासी अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ पेशवाई के बीच में जगह जगह रुककर युद्ध कौशल का भी प्रदर्शन कर रहे थे। आवाहन अखाड़े का नगर प्रवेश यानी छावनी प्रवेश है। अब ये तीसरे बाकी जो बचे अखाड़े उनके छावनी प्रवेश जल्द से जल्द। यात्रा के दौरान चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध रही जिसमें घुड़सवार पुलिस भी शामिल थी।
पुलिसकर्मी भी माला पहनाकर साधु संतों का स्वागत करते दिखे। जो समस्त उनके अखाड़े के लोग आगमन किए हैं, उनके मेरे द्वारा स्वागत किया गया है। जो भी उनके कैंप हैं, जो उनके प्रमुख पदाधिकारी हैं, प्रमुख संत हैं, उन सब की सुरक्षा की जाएगी और उनके कन्वीनियंस का ख्याल रखा जाएगा। इसके साथ इस अखाड़े के इष्ट देवता श्री गजानन और श्री दत्तात्रेय स्थापित हो गए और रविवार से ही इस अखाड़े के साधु संतों के शिविर कुंभ क्षेत्र में सज गए। अभी हमारा आवाहन अखाड़ा शिविर में गुरु महाराज गणेश सिद्ध गणेश भगवान का स्थापना हुआ। अब यही नित्य कर्म रहेगा, पूजन पठन पाठन। हम लोगों का यही उद्देश्य है कि पूजा करना, पठन करना, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना। सनातन परंपरा में कुल 13 अखाड़े हैं, जिनकी स्थापना अलग अलग समय में हुई है और इस आवाहन अखाड़े में नागा सन्यासियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अद्भुत अखाड़े हैं, 13 अखाड़े और यह अखाड़ा 547 में इसकी स्थापना की गई है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए तब सेना नहीं हुआ करती थी, नागा सन्यासी हम लोगों की रक्षा करते थे सनातन धर्म की और तब से आदि अनंत काल से अब से चला आ रहा है। पेशवाई की इस परंपरा में सब भक्ति के रंग में सराबोर दिखे। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर संगम नगरी में ऐसी भव्य तैयारी की जा रही है जिसका हर रंग देखते ही बन रहा है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।